हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, आप लोगों का जीएस फैकल्टी। और आज हम लोग देखेंगे हमारा जो कल का एक टॉपिक था, जो हम लोग बात कर रहे थे इमरजेंसी के बारे में। तो हम लोग आपातकाल का या इमरजेंसी का हम लोग आज जो पार्ट 2 है उसके बारे में बात करेंगे। कल के सेक्शन में हम लोगों ने पार्ट 1 की बात कर ली थी। आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी आर्टिकल 352 के बारे में, या अगर कहें हम तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का सेक्शन है, उसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। यानी कि कल के टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, आर्टिकल 352 में किन आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल जो 356 है और आर्टिकल जो 360 है उसमें क्या है। तो हम लोगों ने कल के टॉपिक में हमने ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आर्टिकल 356 है इसको राज्य आपातकाल भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इसी को हम लोग संवैधानिक आपातकाल भी बोल सकते हैं। इसको राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। क्लियर है। और आर्टिकल जो 360 है, जो आर्टिकल 360 के आधार पर बेस पर जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल। इसको दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल बोला जाएगा। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसके हम लोगों ने 3 आधारों की बात कर ली थी। युद्ध अगर की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर ऐसा उत्पन्न होने की संभावना राष्ट्रपति को समझ में आती है तो नेशनल इमरजेंसी घोषित हो सकती है, या फिर बाहरी आक्रमण की संभावना हो, ठीक, और या फिर जो है आंतरिक अशांति। हमारा जो मूल संविधान है उसमें आंतरिक अशांति की बात की गई थी, और जिसको बाद में फिर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। जो हमारा 44 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आंतरिक अशांति का नाम बदल करके और सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो हम लोगों ने कल के हमारे टॉपिक में हमने आर्टिकल जो 352 है इसके आधार पर जिस तरह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्या उसके प्रभाव होंगे, कैसे उसको समाप्त किया जाएगा, लगाने की क्या प्रक्रियाएं होंगी, इन सब की हम लोगों ने बात कर ली थी कल के पार्ट 1 में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 356 के बिहाफ पर, आधार पर किस तरीके से इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी, कैसे राज्यों की जो शक्तियां हैं उसको कम कर दिया जाएगा, और फिर हम लोग बाद में बात करेंगे आर्टिकल 360 के आधार पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो क्या है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के आधार पर राज्य आपातकाल की या राष्ट्रपति शासन की। क्लियर है। आइए पहले तो हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 356 के आधार पर जो इमरजेंसी है उसकी घोषणा की कैसे जाएगी। क्लियर। यानी आर्टिकल 356 के आधार पर क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे राष्ट्रपति क्या करेगा, इमरजेंसी की या राष्ट्रपति शासन लगा देगा किसी राज्य के ऊपर। तो अगर हम लोग आधार देखते हैं, इसका आधार क्या होगा लगाने का, तो देखिए अगर जो है राज्यपाल, सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि हमारे जो भारत की गृह मंत्रालय, जो भारत का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का एक विभाग होता है। गृह मंत्रालय का दोस्तों एक विभाग होता है, इसका नाम है राज्य विभाग। ठीक है। गृह मंत्रालय का दोस्तों एक विभाग होता है राज्य विभाग, और इस राज्य विभाग को राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को राज्यपाल हर 15 दिन में, प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल हर 15 दिन में राज्य विभाग को एक रिपोर्ट भेजता है, और वो रिपोर्ट जो है किससे संबंधित होती है, वो रिपोर्ट संबंधित होती है राज्यों के जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्यों का जो प्रशासन है, जो राज्य में जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से चल रही है नहीं चल रही, वो जो कार्य कर रही है वो संवैधानिक रूप से कर रही है नहीं कर रही, इन
इन बेस पर क्या करता है, राज्यपाल इन सारे पॉइंटों को शामिल करके और प्रत्येक 15 दिन में गृह मंत्रालय के राज्य विभाग के पास एक रिपोर्ट भेजता है। अब हम बात करेंगे आधार, किन आधारों पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का सहारा लेकर के और राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो देखिए उस आधार में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे जो पहला दोस्तों आधार जो बनता है वो बनता है कि अगर जो है गवर्नर यानी जो राज्यपाल है वो अपनी रिपोर्ट भेजे राज्य से संबंधित और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर वो रिपोर्ट में ऐसा मेंशन करता है कि राज्य में जो प्रशासन चल रहा है, जो सरकार चल रही है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है, ठीक है, राज्य में जो सरकार चल रही है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है और ऐसा अपनी रिपोर्ट में वो अगर इंगित करता है ठीक, अगर अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ऐसा इंगित करता है कि राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा, ठीक है। पहला हम लोगों ने आधार देखेंगे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। अब देखिए इसमें एक जो है एक हिडन पॉइंट और है, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में अगर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेजता है और उस रिपोर्ट में अगर वो मेंशन करता है कि राज्य का जो प्रशासन है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। या फिर अगर राज्यपाल को किन्हीं अन्य सोर्स से, किन्हीं अन्य स्रोतों के द्वारा ऐसा आभास हो जाए, राष्ट्रपति को अगर किन्हीं अन्य स्रोतों के द्वारा भी अगर ऐसा आभास हो जाए कि उस राज्य में जो संवैधान जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रही, ठीक है, तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। मतलब कि क्या है कि सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट ही केवल एक आधार नहीं है, राष्ट्रपति को किन्हीं अन्य स्रोतों के द्वारा भी अगर ऐसा आभास हो जाता है, ऐसा अगर उसको समाधान हो जाए राष्ट्रपति को, तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक। हम देख लेते हैं अन्य स्रोतों के आधार पर भी, अन्य स्रोतों के आधार पर भी अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए, ठीक है। हमने क्या देखा, एक तो अगर राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है तो राष्ट्रपति जो है लगा ही देगा राष्ट्रपति शासन, और अगर राष्ट्रपति को किन्हीं अन्य स्रोतों से भी पता चले, किन्हीं अन्य तरह से भी पता चल जाता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। एक तो आधार ये हो गया। दूसरे अगर हम आधार की बात करेंगे तो दूसरा जो आधार है राष्ट्रपति शासन लगाने का वो आर्टिकल 365 के अनुसार है। जो आर्टिकल 365 है दोस्तों, ये भी राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार हो सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 365 में जो आधार है वो क्या कहा गया है, उसमें दोस्तों कहा गया है कि अगर जो है जो संघ सरकार है वो राज्यों को नीति निर्देशन में अगर कोई क्या करता है, मतलब नीतियों को बनाने में कोई निर्देश देता है, मान के चलिए संघ सरकार क्या करेगी, राज्यों को कुछ निर्देश देगी और उन्हीं निर्देशों के अनुसार राज्यों से यह अपेक्षा करेगी कि वो क्या करे, अपनी नीतियों को बनाए, और अगर राज्य उसकी उन निर्देशों का पालन नहीं करता, राज्य अगर उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो भी इसको क्या माना जाएगा, तब भी इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या है, अगर जो है संघ क्या करे, संघ राज्यों को नीति निर्माण हेतु निर्देशित करें, ठीक है, और राज्य क्या करें, राज्य उसकी इन निर्देशों का पालन न करे, राज्य जो है संघ की उन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो भी इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भी इसको क्या कहा जाएगा, तो भी इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी, और तब भी आर्टिकल 356 के बिहाफ पर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा उस राज्य में, ठीक है। हमने दो आधार देखे, पहला तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, और दूसरा अगर राज्य संघ सरकार की निर्देशों का पालन नहीं करता तो भी जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता मान करके क्या कर देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 356 अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ये किस आधार पर लगता है, ये लगता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, संवैधानिक तंत्र की विफलता के
आधार पर, ठीक है, यानी फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आर्टिकल 356 के बिहाफ पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दो हमने आधारों की बात कर ली, एक तो राज्यपाल की रिपोर्ट और दूसरा अगर जो है राज्य संघ सरकार के द्वारा जारी जो निर्देश है, दिए गए जो निर्देश हैं उनके अनुसार कार्य नहीं करते तो उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन में अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, गृह मंत्रालय के अधीन एक राज्य विभाग है उसको भेजता है और उस रिपोर्ट में क्या बोलता है वो कि राज्य सरकारें अपना कार्य सही से कर रही है नहीं कर रही, इन सारी चीजों को वो उल्लेख करेगा और समय समय पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट के द्वारा अवगत कराता रहेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 355 की। हमें जरा थोड़ा सा आर्टिकल 355 भी देखना यहाँ पे जरूरी है। आर्टिकल जो 355 है ये क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 356 तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। आर्टिकल जो 355 है, आर्टिकल 355 है, ये दोस्तों क्या बात करता है, ये बात करता है संघ सरकार के कुछ दायित्वों की बात करता है। आर्टिकल जो 355 है ये संघ सरकारों के राज्यों के प्रति कुछ दायित्व हैं उनकी बात करता है। आर्टिकल 355 की बात करता है संघ सरकारों के राज्यों के प्रति कुछ दायित्वों की बात करता है और इसमें संघ सरकार के 3 दायित्वों को शामिल किया गया है। कहा गया है कि संघ सरकार के 3 दायित्व होंगे राज्यों के प्रति, ठीक, संघ सरकार के राज्यों के प्रति दोस्तों 3 दायित्व होंगे जिनमें से पहला दोस्तों दायित्व होगा कि जो संघ सरकार है वो राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे। पहला दायित्व क्या है कि जो संघ सरकार है वो राज्यों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। दूसरा है राज्यों के अगर जो आंतरिक अशांति है उससे राज्यों को बचाए। पहला क्या बात करते हैं कि जो संघ सरकार है, संघ सरकार का सबसे जो अहम दायित्व है वो है संघ सरकार राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, ठीक है। संघ सरकार का सबसे अहम दायित्व क्या है कि अगर बाहरी कोई देश है वो अगर किसी राज्य, भारत के किसी राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है या फिर अगर ऐसा कुछ जो है ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो उससे भी संघ सरकार राज्यों की रक्षा करेगा, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय है वो तो संघ सरकार के ही अधीन है। तो हमने देखा कि राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा, ये संघ सरकार का एक अहम दायित्व है। दूसरा संघ सरकार का दायित्व क्या है कि राज्यों के अंदर अगर कोई आंतरिक अशांति का माहौल पैदा हो रहा है तो राज्यों की आंतरिक अशांति से भी रक्षा करना, राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा, ठीक है। एक हमने ये देख लिया, यानी अगर राज्यों के अंदर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस होने की संभावना उत्पन्न हो रही है तो उन इंटरनल डिस्टरबेंस से भी राज्यों की रक्षा करना, ये भी संघ सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। तीसरा हम देखते हैं राज्यों में संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। तीसरा संघ सरकार का दोस्तों दायित्व क्या है, राज्यों के द्वारा संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। मतलब कि संघ सरकार का यह दायित्व है कि वो इन चीजों का ध्यान दे कि जो राज्य हैं वो संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य कर रहे हैं, नीतियां संविधान के अकॉर्डिंग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, और जो नीतियों का कार्यान्वयन है, जो नीतियों को जो अप्लाई करना है, जो लागू करना है नीतियों को, कानून को, वो संविधान के अनुरूप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि संघ सरकार का एक और दायित्व क्या है कि राज्य संविधान की पालना ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करना। ये भी संघ सरकार का एक अहम उत्तरदायित्व है कि संविधान की पालना को सुनिश्चित करना राज्यों के प्रति, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसके बात करेंगे प्रक्रिया की कि क्या जो है प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है संविधान की को लागू, जो आपातकाल है उसके लागू होने की क्या प्रक्रिया है।
हम बात करते हैं उद्घोषणा की प्रक्रिया। यानी अगर जो है राष्ट्रपति क्या कर रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति को ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर अगर राज्यों ने उसके निर्देश का पालन नहीं किया संसद सरकार के, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा उस राज्य के ऊपर। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये आरंभ में 2 माह के लिए लागू किया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, आरंभ में 2 माह के लिए लागू किया जाने का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए मंत्रिपरिषद ने क्या किया, राष्ट्रपति को लिखित में सलाह दी और कहा कि सर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट के आधार पर जो राज्य विभाग है, जो गृह मंत्रालय है, उसने राष्ट्रपति को ये सलाह दी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, आरंभ में 2 माह के लिए तो सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। लेकिन 2 माह के अंदर ही अब ये जो उद्घोषणा है, उद्घोषणा का जो ये प्रस्ताव है, इसको संसद के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 2 माह के लिए तो बिना संसद के द्वारा इस कानून को पारित कराए बिना ही, इस प्रस्ताव को पारित कराए बिना ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 2 माह के लिए अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन अगर उसको 2 माह से अधिक भी बढ़ाना है, देखिए अगर 2 माह के लिए तो लग जाएगा, अगर संसद से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो 2 माह के बाद अपने आप जो आपातकाल का जो प्रस्ताव है, जो आपातकाल की घोषणा है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप उसको निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर जब संसद प्रस्ताव पारित कर देगी तो उद्घोषणा जो आपातकाल की घोषणा है उसको और भी ज्यादा लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो प्रारंभ में तो क्या किया जाएगा, 2 महीने के लिए इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 माह के भीतर ही भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, देखिए आरंभ में 2 माह के लिए तो ऐसे लग गया, फिर जब संसद क्या करेगी, 2 माह के भीतर संसद प्रस्ताव को पारित कर देगी, तो अब इस आपातकाल को हम और ज्यादा लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए इस आपातकाल को जैसे संसद ने प्रस्ताव को पारित किया, तो अब क्या करेंगे, हम एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा देंगे। एक बार में हम क्या करेंगे, 6 माह के लिए, एक बार में हम लोग 6 माह के लिए लागू कर देंगे। जो आपातकाल है उसको एक बार में 6 माह के लिए लागू कर देंगे। अब जैसे ही 6 माह समाप्त होने वाले होंगे तो दोबारा से संसद फिर से प्रस्ताव पारित करेगी और वापस से 6 माह के लिए फिर से बढ़ा देगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से क्या है कि प्रस्ताव पारित करके 2 बार प्रस्ताव पारित करके एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, 1 वर्ष के लिए ये जो आपातकाल है, जो राष्ट्रपति शासन है, इसको क्या किया जाएगा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि पहले 6 माह मतलब एक बार प्रस्ताव पारित किया गया, 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया, दोबारा फिर से प्रस्ताव पारित किया गया संसद में और फिर से 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। तो ऐसा क्या कितने बार किया जाएगा, 2 बार किया जाएगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पर कुछ परिस्थितियों में ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको अधिकतम 3 माह तक भी हम, अधिकतम 3 वर्ष तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु 2 परिस्थितियों में, अगर इनमें से 2 परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु इन 2 परिस्थितियों में जो ये राष्ट्रपति शासन है इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये बात समझ में दोस्तों। देखिए पहले आरंभ में तो 2 माह के लिए तो बिना संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित किए हुए ही
राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको 2 माह से अधिक बढ़ाना है तो क्या किया जाएगा, 2 माह के भीतर ही संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और फिर इस आपातकाल को या इस राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे ही 6 माह की अवधि पूरी होने वाली होगी, दोबारा से संसद में प्रस्ताव पारित किया जाएगा और फिर से 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से 6 माह करके 2 बार बढ़ाया गया, यानी कि 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया। 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया किन्हीं भी आधारों पर, चाहे वो निर्देशों को ना मान रहा हो उस आधार पर, चाहे संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राज्यपाल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे इन आधारों पर। लेकिन अगर इस राष्ट्रपति शासन को हमको 3 वर्ष तक बढ़ाना है, राष्ट्रपति शासन को अगर 1 वर्ष से ऊपर यानी कि अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाना है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक अगर हमको इसको बढ़ाना है, तो फिर 2 परिस्थितियों का उत्पन्न होना आवश्यक है। वो 2 परिस्थितियां दोस्तों कौन कौन सी हैं, इन 2 परिस्थितियों की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें से पहली परिस्थिति है कि अगर चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 324 के तहत अगर चुनाव आयोग ऐसी रिपोर्ट पेश कर दे कि उस क्षेत्र में यानी उस राज्य में जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। ठीक है, अगर चुनाव आयोग क्या करे, चुनाव आयोग रिपोर्ट पेश करे कि संबंधित राज्य में चुनाव संभव नहीं है, यानी कि जो चुनाव प्रोसेस है ये संभव नहीं है। अगर जो है ऐसा चुनाव आयोग क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। ठीक है, चुनाव आयोग ऐसा जो प्रस्ताव है वो पेश कर दे, अपनी रिपोर्ट ऐसे पेश कर दे और क्या कहते हैं, चुनाव कंडक्ट कराने से, चुनाव कराने से अगर इनकार कर दे चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव आयोग चुनाव कराने से अगर चुनाव आयोग क्या कर दे, इनकार कर दे। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, जो राष्ट्रपति शासन है उसको 1 वर्ष से लेकर के और अधिकतम 3 वर्ष तक हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहली परिस्थिति तो ये हो गई। दूसरी अगर हम लोग परिस्थिति की बात करते हैं तो दोस्तों दूसरी परिस्थिति है, अगर भारत में या भारत के किसी भी भाग में या फिर उस राज्य में अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है। ठीक है, तो ये दूसरी परिस्थिति दोस्तों क्या है, दूसरी परिस्थिति है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर चुनाव आयोग ही चुनाव कराने से मना कर दे रहा है तो भी 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत, भाई नेशनल इमरजेंसी की बात करता है आर्टिकल 352, अगर आर्टिकल 352 के तहत भारत में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, अगर आर्टिकल 352 के तहत भारत में क्या लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, या फिर किसी भी भाग में आपातकाल लगा है, या फिर उस राज्य में जहां पर क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, उस राज्य में अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया जा रहा है तो भी क्या किया जाएगा, तो भी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से लेकर के और 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर तो क्या होगा, भारत या किसी क्षेत्र में, भारत या फिर भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। क्लियर है। देखिए, 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर ये 2 परिस्थितियां अगर उपस्थित नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन को किसी भी दशा पे 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि 6 माह करके 2 बार केवल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, अगर 2 परिस्थितियां अगर यहाँ पर अवेलेबल है, 2 परिस्थितियां अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, तब क्या कर सकते हैं, हम 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो इन सब चीजों को दोस्तों आपको नोट करते हुए चलना है। ये तो हो गई घोषणा की प्रक्रिया हो गई। हम लोग घोषणा की प्रक्रिया की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, इसमें एक थोड़ा सा इसी में जो है कुछ परिस्थितियां और ध्यान देनी है आपको।
जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ चीजें ध्यान देनी है। मान के चलिए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब बात हो रही है कि 2 माह में संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर 2 माह के भीतर ही भीतर लोकसभा भंग हो जा रही है, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर अगर लोकसभा भंग हो जा रही है, ठीक है, अगर 2 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जा रही है, तब क्या होगा? तब क्या होगा दोस्तों कि जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा ही प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा क्या करेगी? ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको लागू कर देगी। पर क्या, जैसे ही नई लोकसभा का पुनर्गठन होगा, परंतु जैसे ही जो नई लोकसभा है इसका क्या होगा? इसका पुनर्गठन हो जाए, ठीक है, जैसे ही नई लोकसभा का पुनर्गठन हो जाए, तो नई लोकसभा जब पहला सत्र, नई लोकसभा का जब पहली जो सत्र होता है, जब पहली सत्र बैठक होगी, तो उससे 30 दिन के भीतर लोकसभा को इस प्रस्ताव को पारित करना होगा, ठीक है। यानी नई लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो पहले बैठक के जो पहली बैठक है, इस पहली बैठक के 30 दिन के भीतर प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक, चलिए बात क्या चल रही है? मैंने कहा कि प्रस्ताव पारित करके संसद क्या करेगी? राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन 2 माह के भीतर ही अभी लोकसभा प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई थी और 2 माह भी नहीं पूरे हो पाए थे और लोकसभा भंग हो जा रही है। तब क्या होगा? तब राज्यसभा अकेले ही प्रस्ताव पारित करके और उस राष्ट्रपति शासन को लागू करा देगी। परंतु जैसे ही नई लोकसभा का पुनर्गठन हो जाए और नई लोकसभा की क्या हो? पहली बैठक हो, तो उस पहली बैठक के 30 दिन के भीतर लोकसभा को क्या करना पड़ेगा? वो जो राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव है, जो सिर्फ राज्यसभा ने ही पारित कर रखा है, उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। और अगर 30 दिन के भीतर अगर ये जो नई लोकसभा ही प्रस्ताव पारित नहीं करती, तो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये क्या होगा? ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 30 दिन के भीतर पारित नहीं करती, ठीक है, अगर 30 दिनों के भीतर अगर नई जो नई गठित लोकसभा है वो अगर इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती, तो क्या कर दिया जाएगा? तो उस कंडीशन में इसको भंग कर दिया जा सकता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने दोस्तों देख लिया कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसीजर कि किस तरीके से हम लोग जो राष्ट्रपति शासन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। हमने प्रक्रिया देख ली। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग जो राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है, इस उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है, जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति ने क्या किया है? राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है, यानी कि राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल लगाया हुआ है। इसका प्रभाव क्या होगा? इस घोषणा का दोस्तों प्रभाव क्या होगा, तो हमें देखना है। हम एक प्रभाव पहले तो देखेंगे, राज्यों के संबंध में इसका क्या प्रभाव है। जो राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि राज्य पर नहीं लगा है ना, तो राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसकी चर्चा कर लें। तो देखिए, राज्यों पर भी जब प्रभाव की हम बात करते हैं तो 2 आधारों पर हम प्रभाव देखते हैं। एक तो राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव, राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव। एक तो हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव की, और दूसरा हम लोग बात करेंगे राज्य की विधायिका का प्रभाव। ठीक है, हम राज्य के ऊपर जब प्रभाव की बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की, तो हम पहले तो हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, मतलब कि जो सरकार है उस सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद का जो पूरा समूह बना हुआ है और जो सरकार का गठन है उस पर क्या प्रभाव होगा। तो हम देखेंगे कि जैसे ही किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। सरकार क्या हो जाएगा? सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है,
ठीक, यानी कि जो कार्यपालिका है दोस्तों, कार्यपालिका मतलब क्या है, कार्यपालिका में भंग कर दी जाएगी। ठीक, जैसे ही उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्य की जो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है उसको भंग कर दिया जाएगा, मींस की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखेंगे हम राज्य की जो कार्यपालिकाई शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति या फिर उसका प्रतिनिधि करने लगेंगे। और राज्य की जो कार्यपालिकाई शक्ति है, ठीक, राज्य की दोस्तों जो कार्यपालिकाई शक्ति है, इन राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या उसका कोई प्रतिनिधि करने लगेगा। क्लियर है, यानी कि राज्य के बारे में अगर कोई क्या करना है, उसकी कोई विधियों को लागू करना है, यानी उसकी पावर किसके पास चली जाएगी, राष्ट्रपति के पास, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है उस प्रतिनिधि में राज्यपाल हो सकता है, यानी कि राज्यपाल ही शासन देखने लग जाएगा उस राज्य का, या फिर राज्य का जो सचिव है, ठीक, राज्यपाल जो है राज्य के सचिव, या फिर राष्ट्रपति कोई अगर सलाहकार नियुक्त करेगा तो उनके साथ मिलकर के राज्यपाल क्या करेगा, उनकी सलाह पर राज्यपाल उस राज्य का शासन देखने लग जाएगा, उस राज्य का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन देखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी राज्यों की जो शक्ति है उसका स्थानांतरण कहां होने लगेगा, संघ सरकार के पास होने लगेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन लग जाने से संघ सरकार की शक्ति में आकाश में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, एक हम लोग ये भी अगर देखते हैं, इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान का जो एक संघात्मक जो स्ट्रक्चर है वो संघात्मक से बदल करके और एकात्मक हो जाएगा। जिस समय तक ये आपातकाल की स्थिति बनी रहेगी उस समय तक हमारे संविधान का जो संघात्मक स्ट्रक्चर है, संघात्मक जो ढांचा है वो एकात्मक ढांचा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं राज्य की जो विधायिका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे, देखिए राज्य की जो विधायिका है दोस्तों इसको तुरंत ही भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन अब बात क्या, जैसे इसमें कार्यपालिका जो है उसको तो भंग कर दिया जाएगा, विधायिका जो है इसको कुछ परिस्थितियों में भंग नहीं किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगे और तुरंत ही विधायिका को भंग कर दिया जाए। ठीक, कुछ परिस्थितियों में भंग किया जा सकता है। हम उन परिस्थितियों की बात करेंगे कि भंग कब किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर तो सीधा भंग कर ही दिया जाएगा, यहाँ पर क्या है, भंग किया जा सकता है और कुछ आधार हैं, उन आधारों की हमें चर्चा करनी है और हम देखेंगे कि उन आधारों के बिहाफ पर विधायिका को भंग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार के गठन का प्रयास करेगा। जैसे ही किसी राज्य में क्या हुआ, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, जो सरकार है वो बर्खास्त हो गई, तो अब राष्ट्रपति का प्रथम दायित्व क्या है कि वो एक वैकल्पिक सरकार के गठन का प्रयास करेगा। राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार के गठन का प्रयास करेगा, लेकिन अगर कोई भी वैकल्पिक सरकार या कोई भी गठबंधन जो है सरकार बना नहीं पा रहा है या बनाने के लिए इच्छुक नहीं है तो फिर विधायिका को भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो राज्यपाल क्या करेगा, किसी अन्य पार्टी को आमंत्रित करेगा कि आप आइए और सरकार बनाइए, या फिर गठबंधन को आमंत्रित करेगा क्या करके आप सरकार बना लीजिए। अगर कोई भी दूसरी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है या फिर सरकार नहीं बना पा रही है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में फिर इस विधायिका को दोस्तों भंग कर दिया जाएगा, यानी कि विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जो स्थिति है, जिन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जैसे वो जो स्थितियां हैं वो जैसे समाप्त होंगी, पुनः से विधायिका को पुनः से क्या किया जाएगा, पुनः से विधायकों को जीवित करने का प्रयास किया जाएगा, या पुनः से दोस्तों क्या किए जाएंगे, पुनः से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन जैसे ही स्थितियां समाप्त होंगी, जो स्थितियां हैं वो जैसे ही समाप्त होंगी, पुनः चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ठीक, दोनों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। जो राज्य की जो कार्यपालिका है यानी कि जो सरकार है उसको तो तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो संघ के पास ट्रांसफर हो जाएंगी, और फिर राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के द्वारा उस राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि राज्य की जो विधायिका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो राज्य की जो विधायिका है उसको सामान्य तौर पर भंग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में भंग कर भी दिया जा सकता है। वो परिस्थिति कौन सी है कि राज्यपाल वैकल्पिक सरकार बनाने का पहले क्या करेगा, वैकल्पिक सरकार के गठन का प्रयास करेगा, किसी अन्य पार्टी को या गठबंधन को आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है, सरकार नहीं बना पा रही है, तो फिर उस कंडीशन में विधायिका को भी भंग किया जा सकता है। और जैसे ही वो स्थितियां समाप्त होंगी, ठीक है, जिन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जैसे ही स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, चुनाव आयोग कह देगा कि हाँ अब हम इसमें चुनाव संपन्न करा सकते हैं, तो उस कंडीशन में तुरंत ही यथाशीघ्र जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि नया चुनाव संपन्न कराया जाए। ठीक, अब हम देखेंगे कानून बनाने से संबंधित क्या प्रभाव पड़ेंगे। कानून एक तो इस कार्यपालिका पर प्रभाव हमने देख लिया, विधायिका पर प्रभाव देख लिया। अब हमें तीसरा देखेंगे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा, संघ सरकार को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, एक अन्य प्रभाव की हम बात करेंगे, एक प्रभाव ये हो गया। अगला प्रभाव की हम बात करेंगे, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि राज्य, देखिए हम सभी लोग जानते हैं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य का होता है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, राज्य के। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा होगा उस दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा, संघ सरकार को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा उसके 6 माह के पश्चात जो उसने जो कानून बनाए हुए थे वो स्वतः ही भंग हो जाएंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही उस घोषणा की समाप्ति होगी उसके 6 माह के पश्चात क्या हो जाएगा, 6 माह के पश्चात ये जो कानून है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि राज्य के द्वारा जो बजट पेश करने का जो अधिकार है, बजट का या अन्य जो वित्तीय अधिकार है, अन्य जो, ठीक है, धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, ये धन विधेयक, वित्त विधेयक संबंधित, बजट पेश करने से संबंधित ये सारे अधिकार किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सारों पर संघ सरकार क्या करेगी, इन सभी पर संघ सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, यानी राज्यों के वित्त संबंधित, धन विधेयक संबंधित, बजट संबंधित ये सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उन अधिकारों का प्रयोग कौन करने लगेगा, उन अधिकारों का प्रयोग संघ सरकार द्वारा किया जाने लगेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा अब मान लीजिए जो संघ सरकार है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे संघ सरकार ने क्या किया, कोई कानून बना दिया, किसी विषय पर कोई कानून बनाया, अब मान लीजिए कोई नई विधायिका चुन करके आ गई, मतलब राज्य की नई विधायिका चुन करके आ गई, तो क्या नई जो विधायिका है उसके चुन के आते ही संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए संघ सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया है, तो जब नई विधायिका चुन करके आएगी तो आते ही वो जो कानून है वो समाप्त नहीं होगा। ठीक, वो कानून कब समाप्त होगा, अगर उसी विषय पर जो ये राज्य विधायिका है वो नया कानून बना दे। ठीक है, या फिर राज्य जो विधायिका है वो क्या करे, वो इस कानून को मतलब अपने सदन में पास करा के, अपने जो विधानमंडल है उसमें पारित करा के उस कानून को अगर निरस्त करे। ठीक है, अगर कानून बना करके अगर निरस्त कर रही है तो समाप्त होगा संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून। या फिर अगर उसी विषय पर जो राज्य विधानसभा है, जो राज्य विधानमंडल है, वो अगर नया कानून बना देता है उसी विषय पर, तो ये संघ का जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक, तो आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर संघ सरकार ने किसी विषय पर कानून बना रखा है तो क्या नई विधानसभा के गठन के साथ ही साथ वो संघ सरकार का कानून समाप्त हो जाएगा, तो नहीं। कब समाप्त होगा, अगर उसी विषय पर राज्य सरकार ने जो विधानसभा है, नई विधानसभा, उसने अगर कानून बनाया, उसी विषय पर अगर राज्य विधानसभा नया कानून बना दे तो समाप्त होगा। या फिर राज्य विधानसभा क्या करे, वो प्रस्ताव पारित करके और उस कानून को निरस्त करे तो वो समाप्त होगा। ठीक है, अन्यथा अपने आप से स्वतः ही समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने देख लिया विधायिका पर प्रभाव, कार्यपालिका पर प्रभाव, हमने देखा कानून बनाने से संबंधित क्या प्रभाव पड़ेंगे, संघ और राज्य के बीच कानून बनाने से संबंधित क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो हमने बात कर ली कि राष्ट्रपति के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक देख लेंगे दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित क्या प्रभाव पड़ेगा और जो लोकसभा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मौलिक अधिकार पर प्रभाव और हम देखेंगे लोकसभा पर प्रभाव। तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगने पर मौलिक अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाएगा, मौलिक अधिकारों को लंबित नहीं किया जा सकता और ना ही लोकसभा पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही लोकसभा की शक्तियां कम की जा सकती, ना ही लोकसभा को निलंबित या विघटित किया जा सकता। क्लियर ना, यानी कि मौलिक अधिकार और लोकसभा पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन के लागू होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों कुछ बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रपति शासन है ये कब कितनी बार कहाँ लगाया गया। तो देखिए हमारी संविधान सभा में जब ये आर्टिकल 356 के बारे में जब चर्चा चल रही थी, जब डिबेट हो रहा था संविधान सभा के अंतर्गत, तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिनका हम सभी लोग नाम जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 356 है ये एक डेड लेटर के तरीके है, ठीक है, एक मृत पत्र की तरीके है और इसका प्रयोग शायद ही कभी हो, ठीक। तो उन्होंने दोस्तों क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल 356 है, बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 356 को डेड लेटर की संज्ञा दी थी, डेड लेटर की संज्ञा दी थी और कहा था कि इस 356 का प्रयोग शायद ही कभी किसी सरकार के द्वारा किया जाए। लेकिन विडंबना देखिए कि इस आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है इसका प्रयोग हम कहें तो सही नहीं है, हम दुरुपयोग कहें तो ज्यादा सही है। इस आर्टिकल 356 का बहुत अधिक बार दुरुपयोग किया गया और ये मान के चलिए कि 2018 तक कम से कम 125 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा चुका है। क्लियर, यानी बी आर अम्बेडकर को क्या भरोसा था कि इसका प्रयोग शायद ही कभी किया जाए, इसलिए डेड लेटर की संज्ञा दी थी मैंने। लेकिन 2018 तक ही इसका प्रयोग लगभग 125 बार हो चुका, ठीक है, यानी इतने अधिक बार इसका दुरुपयोग हुआ। हम देखते हैं कि पहली बार इसका प्रयोग कहाँ किया गया, फर्स्ट टाइम। देखिए अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो 1951 में पेप्सू, यानी वो आज का जो पंजाब है उस समय पेप्सू कहलाता था। पहली बार उस पंजाब वाले क्षेत्र में पेप्सू में 1951 में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार कहाँ लगा, सबसे अधिक बार इसका प्रयोग कहाँ गया, सर्वाधिक बार, देखिए सर्वाधिक बार इसका दोस्तों प्रयोग किया गया यूपी में, लगभग 10 बार, ठीक, सर्वाधिक यूपी में लगभग 10 बार और सबसे लंबे समय तक, ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक। तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक पंजाब में ही इसको लगाया गया, ठीक है, लगभग 7 वर्षों तक, ठीक, यानी फर्स्ट टाइम भी पेप्सू में यूज हुआ और सबसे लंबे समय तक लगभग 7 वर्षों तक इसको पंजाब में लगा के रखा गया राष्ट्रपति शासन को। और सर्वाधिक बार मैक्सिमम टाइम कहां पर लगाया गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लगभग 10 बार लगाया गया। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन में एक कुछ चेंजेस किए गए थे। देखिए 42वें संविधान जब संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों कहा गया कि संसद जब प्रस्ताव पारित करेगी तो प्रस्ताव पारित करके जो राष्ट्रपति शासन है उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। क्योंकि हमने अभी क्या बात की कि संविधान प्रस्ताव पारित करके एक बार में 6 माह के लिए केवल लागू करेगी ना, 6 माह तक ही चल सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में
अमेंडमेंट किया गया और उसमें कहा गया कि जैसे ही संसद प्रस्ताव पारित करेगी तो एक बार में सीधे 1 वर्ष के लिए लगा दिया जाएगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन में 44th अमेंडमेंट, जिसको लाया ही गया था इस 42वें संविधान संशोधन की शक्तियों को कम करने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए, इसमें वापस से संशोधन करके 6 माह कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक बार में 1 वर्ष की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि संसद प्रस्ताव पारित करेगी और संसद प्रस्ताव पारित करके एक बार में सीधे सीधे 1 वर्ष के लिए लगा देगी राष्ट्रपति शासन। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया नहीं, संसद एक बार प्रस्ताव पारित करेगी तो सिर्फ 6 माह के लिए ही लागू हो सकता है, और अगर 6 माह से अधिक अगर बढ़ा रहा है तो वापस से फिर से क्या करना पड़ेगा, वापस से फिर से प्रस्ताव को पारित करना होगा। अब अच्छा देखिए, 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों एक बात और कही गई। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति शासन जो लगा रहा है, इसको जो है किसी भी तरीके से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किसमें कहा गया था? 42वें संविधान संशोधन में ये बात भी कर दी गई थी, संशोधन कर दिया गया था कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहा है तो उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, या फिर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आखिरकार राष्ट्रपति ने ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया। लेकिन दोस्तों 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो इसको भी निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति से इसके राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आधार है, जो कारण है, इसको प्रश्नगत किया जा सकता है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट राष्ट्रपति से प्रश्न पूछ सकती है कि आपने राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया या फिर किन आधारों पर लगाया। अब वो आधार देखिए क्या है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने को प्रश्नगत किया सकता है। ये आधार है कि अगर जो राष्ट्रपति शासन है वो तर्कसंगत आधार पर नहीं लगाया गया, तो अगर तर्कसंगत आधार पर नहीं लगाया गया, अगर कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाए कि राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया है वो उसके जो लगाने के जो आधार है वो तर्कसंगत नहीं है, ठीक है ना, तो भी प्रश्नगत किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर जो है ऐसा समाधान हो जाए कि राष्ट्रपति ने कोई पक्षपातपूर्ण दुर्भावना से ग्रसित होकर के कर दिया है, ठीक है। दूसरा आधार क्या है? देखिए, पहला आधार है अगर तर्कसंगत आधार पर नहीं लगाया गया तो, और दूसरा क्या है, अगर दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर लगाया है तो, ठीक है। इन दो आधारों पर राष्ट्रपति को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। राष्ट्रपति के जो इस अधिकार है, जो पावर है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया सकता है और कोर्ट राष्ट्रपति से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। दिल्ली में हम थोड़ा सा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में थोड़ी सी चीजें अलग है राष्ट्रपति शासन को लगाने संबंधित। देखिए, दिल्ली में दोस्तों इसको नोट बना करके आप लिख सकते हैं। दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के बेस पर नहीं लगाया जाता। 356 के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। तो अब दिल्ली में अगर आर्टिकल 356 के आधार पर नहीं लगाया जा सकता तो फिर किस आधार पर लगाया जाएगा? तो दोस्तों एक अमेंडमेंट हुआ था, 69th अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। 69th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में और इसमें आर्टिकल जो 239 है, इस आर्टिकल 239 में दो क्लॉज जोड़े गए, 239A और 239AB। तो दोस्तों जो ये 239AB है, इसके आधार पर क्या किया जाएगा? इसके आधार पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।